रातों की नींद और दिन का चैन सब कुछ त्यागना पड़ता है अगर आपका सपना हो बड़ा। यह बात सच कर दिखाई है हमारी प्रतिभाशाली छात्रा सतनाम कौर ने। नमस्कार, मैं अक्षत शुक्ला आज ग्लोबल स्टडी पॉइंट से आपके समक्ष आपको हमारे सत्र के प्रतिभाशाली छात्रा सतनाम से मिलवाने के लिए आया हूँ। सतनाम ने जेई मेंस 2025 की परीक्षा को क्वालिफाई करके ट्रिपल आईटी अगरतला में कंप्यूटर साइंस ब्रांच में एडमिशन लिया और यह करके सतनाम ने ना ही सिर्फ अपने परिवारजनों को, गुरुजनों को, बल्कि पूरे क्षेत्र ओडा और सिरसा का नाम रोशन कर दिया है। सतनाम, इस उपलब्धि पर आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं और आप इससे भी ज्यादा बड़ी उपलब्धियां प्राप्त करो, यही हमारी कामना है। सतनाम, आज हम चाहते हैं कि आप हमारे चैनल पर हमारे दर्शकों को ये बताओ कि वह किस तरीके से जेई मेंस की तैयारी करें, किन किन बातों का वो ध्यान रखें अपने प्रिपरेशन के दौरान पर। आपने अपनी जेई मेंस की परीक्षा किस तरीके से करी, यह भी मैं चाहता हूँ आप हमारे दर्शकों के साथ साझा करें। दर्शकों, मैं आपसे भी निवेदन करता हूँ कि वीडियो के एंड तक आप बने रहें ताकि आपको हर एक चीज के बारे में पता चल पाए कि सतनाम ने किस किस तरीके से तैयारी करी और हमें किस किस बात का ध्यान रखना चाहिए खुद तैयारी करते समय। सतनाम, सबसे पहले तो मुझे ये बताओ कि जब तुम्हें पता चला कि तुम्हारा ट्रिपल आईटी अगरतला में एडमिशन हो गया है तो तुम्हारा कैसा रिएक्शन था, तुम्हारे फैमिली वालों का क्या रिएक्शन था, ये हमें बताओ। सर, जैसे मुझे पता चला कि मेरा ट्रिपल आईटी अगरतला में सिलेक्शन हो गया है तो फिर मैंने घर पे बताया तो सभी बहुत ही ज्यादा खुश थे, क्योंकि हमारी फैमिली में कोई भी आज तक इंजीनियर बना ही नहीं है। मैं पहली हूँ जिसने बीटेक में एडमिशन लिया है और इंजीनियर बनने जा रही हूँ। ये तो बहुत गर्व की बात है सतनाम कि आपने ना ही सिर्फ इंजीनियर बनने का सपना देखा बल्कि उसको पूरा करके अपने परिवार से आप पहली इंजीनियर भी बनी। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं एक बार सतनाम फिर से इसके लिए। अब सतनाम, आप मुझे ये बताओ कि मैंने सुना है कि जो इंजीनियरिंग की कॉलेज लाइफ होती है वो काफी इंटरेस्टिंग होती है, फन लविंग होती है और उसमें काफी मस्ती भी करते हैं। आपके अकॉर्डिंग जब आप गए हो ट्रिपल आईटी में, जैसे कि आप पढ़ चुके हो लगभग 6 महीने, तो आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा है इस दौरान? या आपकी क्लासेस बहुत ज्यादा बर्डन रहती हैं या आप वहाँ मस्ती भी करते हो? कैसे आप वहाँ पर अपने समय को बिता रहे हो, इसके बारे में आप मुझे बताएं। सर, कॉलेज लाइफ बिल्कुल वैसी ही होती है जैसा हम सुनते आ रहे हैं। बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होती है, बहुत ही ज्यादा फन होता है। वो हम पे डिपेंड करता है कि हम ज्यादा बर्डन ले रहे हैं या कम ले रहे हैं। अल्टीमेटली इतना कोई बर्डन होता नहीं है। बस हाँ, इतना होता है कि सभी को प्लेसमेंट की चिंता होती है ना, कि थोड़ा थोड़ा तो करना ही पड़ता है। बस इतना नहीं होता कि जितनी हमने बर्डन लिया होता है जेई की प्रिपरेशन में, इतना कुछ नहीं लेना पड़ता। बस थोड़ा पेपर के टाइम पे थोड़ा सभी सीरियस हो जाते हैं, बाकी बहुत अच्छा होता है सर। ये तो बहुत अच्छा लगा मुझे सुनकर के सतनाम, और आई एम श्योर जो इस वीडियो को वॉच कर रहे हैं उनको भी इससे ये समझ में आएगा कि जो बर्डन है या जो मेहनत है वो हमें अपने इनिशियल फ्यू इयर्स में जरूर करनी पड़ती है और ये जरूरी भी होता है क्योंकि बिना मेहनत के मिलता नहीं, लेकिन उसके बाद आपकी लाइफ है वो काफी स्टेबल हो जाती है। आपके मन में इंजीनियर बनने की क्या सतनाम इच्छा जो थी वो शुरुआत से ही थी या आपको इसके लिए किसी ने मोटिवेट किया या आपको किसी ने गाइड किया? सर, जैसा कि आपने पूछा इंजीनियरिंग के बारे में, मुझे कुछ भी नहीं पता था कि इंजीनियरिंग क्या होती है, जेई नीट क्या होता है। फिर मैंने +1 क्लास में एडमिशन लिया MM मेमोरियल सीनियर सेकेंडरी स्कूल में। जैसे ही +1 का एंड हुआ तो मुझे पता चला कि इनका एक इंस्टीट्यूट भी है GSP के नाम से, और वहां पे ये जेई नीट की कोचिंग देते हैं। तो फिर सर +2 क्लास में मैंने उसको ज्वाइन किया और पेरेंट्स के और टीचर्स के सहयोग से और मेरी मेहनत की वजह से और आज मुझे वो इंजीनियरिंग कॉलेज मिल गया जिसका मैंने कभी सपना देखा था। सतनाम, बहुत अच्छा लगा ये जान करके कि आपने इंजीनियर बनने का सोचा, क्योंकि जैसे कि आपने पहले भी बताया कि आपके फैमिली का कोई ऐसा बैकग्राउंड नहीं रहा है इंजीनियरिंग का, और उसके बावजूद आपने ये डिसाइड किया, ये चैलेंज लिया कि आप इंजीनियर बनने का सपना आपने देखा और उसके लिए प्रिपेयर किया और उस एग्जाम को क्रैक भी किया। इस दौरान आपने अपनी सारी प्रिपरेशन ग्लोबल स्टडी पॉइंट से करी, तो आपने ग्लोबल स्टडी पॉइंट को ही क्यों चुना अपनी प्रिपरेशन के लिए? सर, जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैंने +1 MMC की थी और मुझे यहाँ का सिस्टम बहुत अच्छा लगा था। इनका पढ़ाने का तरीका, ये कैसे पढ़ाते हैं, सब बहुत अच्छा था। ये इनके डाउट सेशन बहुत होते थे, क्योंकि तब तो नॉर्मल स्कूलिंग थी ना मेरी +1 में। उस टाइम भी बहुत अच्छे डाउट सेशन होते थे इनके। तो फिर जब पता चला कि इनका ही इंस्टीट्यूट है GSP, तो फिर मुझे लगा कि इससे बेटर इंस्टीट्यूट मुझे नहीं मिल सकता। तो फिर मैंने वहीं पे ही एडमिशन लिया और जैसे मैंने कुछ 2-4 क्लासेस लगाई तो मुझे पता चला कि स्टाफ बहुत ज्यादा कोऑपरेटिव है, हर एक चीज को
इंडक्ट करवा रहा है, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। इन्हीं सभी कारणों से मैंने जीएसपी चूज किया था। ओके सतनाम, मुझे अच्छा लगा ये जान के कि आपको ग्लोबल स्टडी पॉइंट आकर के अच्छा लगा और आपका यहाँ पर सफर भी अच्छा रहा है। मुझे ये बताओ सतनाम कि जब आपने यहाँ पर तैयारी करी तो आपने कौन कौन से स्टडी मटेरियल को यूज किया अपनी प्रिपरेशन के दौरान, आप कहाँ कहाँ से पढ़े, और हमारे दर्शकों को भी इस बारे में इंफॉर्मेशन दो कि उन्हें कहाँ कहाँ से पढ़ना चाहिए। तो जैसा कि सर मैंने आपको बताया कि मैंने अपनी प्रिपरेशन जो जेई की थी वो +2 क्लास में स्टार्ट की थी, और तभी इन्होंने हमें मॉड्यूल प्रोवाइड करवाए थे। ग्लोबल स्टडी पॉइंट के इनके खुद के मॉड्यूल थे, वही इन्होंने हमें प्रोवाइड करवाए थे, और बस मैंने उसी मॉड्यूल को फॉलो किया। और डेली टू डेली हमें ये डीपीपी भी देते रहते थे, तो बस उसी को सॉल्व करते थे। और मेन जो आपका फोकस होना चाहिए हर एक बच्चे का, वो मैं बोलना चाहूंगी कि आप अपना फोकस नोट्स पे ही रखें, क्योंकि जनरली आप जब भी एग्जाम में बैठोगे ना, तो आपको पता चलेगा कि आपके आधे से ज्यादा क्वेश्चन मेंस के नोट्स से आते हैं। बिल्कुल ठीक कहा सतनाम आपने कि बच्चों को अपने प्रिपरेशन के टाइम पर अपने नोट्स पर ट्रस्ट करना चाहिए और उसी पर ही फोकस रह करके पढ़ना चाहिए, क्योंकि अगर आप एक ही जगह से बार बार चीजों को पढ़ोगे तो वो पढ़ाई ज्यादा फायदेमंद होगी रादर देन आप बहुत तरह तरह जगह से पढ़ो। सतनाम, आप मुझे ये बताओ, जब आप मॉड्यूल सॉल्व करते थे तो आपको मॉड्यूल सॉल्व करने का क्या तरीका था, और क्या आपको इसके बारे में ग्लोबल में कुछ बताया जाता था कि किस तरीके से अपने मॉड्यूल सॉल्व करने चाहिए, क्या आप टाइमर लगा के क्वेश्चंस को सॉल्व करते थे, इस सारी चीजों के बारे में हमें बताएं। सर मॉड्यूल मैंने ऐसे सॉल्व किया था कि जैसे क्लास में हमें पढ़ाया, जो भी टॉपिक पढ़ाया, तो उसके ऊपर हमें टीचर एज अ होमवर्क 20 to 30 क्वेश्चन डेली देते थे। ठीक है, तो उन क्वेश्चंस को मैं घर पे ऐसे 50 मिनट का टाइमर लगा के सॉल्व करती थी, और जैसे पहले वो क्वेश्चन करती थी उन 50 मिनट में जो बन रहे हैं, देखते बन रहे हैं, जो बन गए उन 50 मिनट में, और फिर उसके बाद जो क्वेश्चन नहीं बने उनको मैं अलग से 1 घंटे का टाइमर देती, उन क्वेश्चन को सोचती, और फिर भी अगर कोई क्वेश्चन नहीं बना तो उसको नेक्स्ट डे जाके डाउट ले लेती थी। और सर ऐसा था कि ये मेरी स्टार्टिंग से ही आदत रही है कि जो भी चीज मुझे इंपॉर्टेंट लगती है मैं उसको हाईलाइट कर लेती हूँ और नोट डाउन कर लेती हूँ अलग नोटबुक पे, कि जैसे हमारा माइनर होने वाला है तो उससे पहले मैं एक बार रीड आउट कर जाती थी, और यही मैंने मेन एग्जाम आने से पहले किया था। सेम चीज की जो भी क्वेश्चन मुझे मेन लगे थे, मतलब जो भी टॉपिक मेरा वीक था, जहाँ जो मैंने हाईलाइट की हुई चीजें थी, चाहे वो मॉड्यूल में थी, चाहे नोट्स में, चाहे अलग से नोटबुक बनाई थी, वो सब मैं एक बार रीड आउट करके गई थी। सतनाम, जैसे कि आपने बताया कि आपने प्रिपरेशन के टाइम पर ग्लोबल स्टडी पॉइंट के मॉड्यूल्स को ही फॉलो किया, तो क्या जो ग्लोबल स्टडी पॉइंट में आपको मॉड्यूल दिए जाते हैं वो जेईई मेंस करिकुलम के ओरिएंटेड हैं सिलेबस उसमें, कि कुछ एक्स्ट्रा भी पढ़ना जरूरी होता है? सर जो ग्लोबल स्टडी पॉइंट के मॉड्यूल्स हैं वो सफिशिएंट है, क्योंकि बहुत से ऐसे क्वेश्चन हैं जब आप एग्जाम में बैठते हो आपको एज इट इज दिखते हैं, मॉड्यूल से ही दिखते हैं। बहुत सफिशिएंट है सर ग्लोबल स्टडी पॉइंट के मॉड्यूल। टाइमर लगा करके जब हम क्वेश्चंस करते हैं तो मैंने भी ऐसा सुना है कि हमारी एक प्रैक्टिस हो जाती है कि एक लिमिटेड टाइम पीरियड में किस तरीके से आपको क्वेश्चंस करने चाहिए, क्योंकि आई गेस पेपर में हमें एक लिमिटेड टाइम में ही क्वेश्चंस करने होते हैं, तो अगर हम दिमाग को शुरुआत से ही उसी में ढाल लेंगे तो वो हमारे लिए फायदेमंद रहेगा। सतनाम, जब आप यहाँ से घर जाते थे ग्लोबल से पढ़ने के बाद, तो आपका वहां पे जाके स्टडी रूटीन कैसा रहता था, आप कितने आवर्स देते थे अपने पढ़ाई को, इसके बारे में हमें बताएं। सर मेरा जो स्टडी रूटीन है वो विंटर्स और समर्स में चेंज हुआ है। जैसे कि हमारी जो क्लासेस थी वो समर्स में लगती थी 6 बजे के अराउंड, हम 6 बजे इंस्टीट्यूट में जाते थे, और फिर उसके बाद जैसे मैं घर पे आती तो जो भी होमवर्क मिला होता था उसको एज अ टाइमर लगा के मैं सॉल्व करती थी, और फिर उसके बाद 2-2 घंटे के स्लॉट बनाती थी, जैसे 2 घंटे फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ, दोनों को 2-2 घंटे देती थी, और फिर बीच बीच में आधे-आधे घंटे का ब्रेक रखती थी। और फिर उसके बाद में जो भी नोट्स लिखे हैं मैंने आज में, फिर उनकी रिवीजन करती थी सर एक बार सोने से पहले, और एक बार चेक करती थी कि जो आज मैंने सोचा था कि ये करना है वो मेरा हो गया है या नहीं हुआ है। सर विंटर्स में कुछ ऐसा था कि जैसे हमारी जो कोचिंग का टाइम था वो थोड़ा लेट हो गया था और हमारी छुट्टी लेट होती थी, तो फिर वहां पे ऐसा होता था कि हम घर भी लेट ही पहुंचते थे, तो फिर जैसे घर पे आए खाना वगैरह खाया, और फिर उसके बाद वैसे ही जैसे मैंने आपको बताया कि टाइमर लगा के क्वेश्चन सॉल्व किए, और फिर उसके बाद स्लॉट बनाए 2-2 घंटे के, ऐसे पढ़ते पढ़ते सर काफी लेट हो जाता था, और फिर हमारी क्लासेस भी सुबह लेट ही लगती थी, तो फिर क्लास में जाने से पहले बस एक बार कल जो भी नोट्स लिखवाए थे उसका रिवीजन कर जाते थे, और जो भी इम्पोर्टेंट था पता था कि उस चीज पे इतना अच्छे से कमांड हो नहीं पाई है, हमें इतना अच्छे से नहीं आता, बस उसको एक बार पढ़ के जाते थे। वेरी वेल सतनाम, आपने अपने टाइम को बहुत अच्छे तरीके से मैनेज किया। अब आप हमें ये बताओ कि प्रिपरेशन के दौरान, एक बहुत लंबा टाइम होता है प्रिपरेशन का, आपने जरूर कई बार ऐसा भी फील किया होगा कि डाउन्स भी आ रहे होंगे आपके, कई बार अप्स भी रहते होंगे, तो आपने दोनों टाइम पर अपने आप को बैलेंस कैसे रखा,
और अपने आप को खुद मोटिवेटेड कैसे रखा फॉर योर एम? सर ग्लोबल में टाइम टू टाइम डॉक्टर और इंजीनियर आते रहते थे जो हमें गाइड करते रहते थे, इंस्पायर करते रहते थे कि कैसे करना है, मोटिवेट करते रहते थे। तो मेरी कोचिंग का दूसरा और तीसरा ही दिन था, तो तभी पूजा दीदी आए, डॉक्टर पूजा गर्ग हैं। तो उन्होंने हमें बताया कि कैसे कैसे करना है सभी, क्योंकि सर हम अभी स्टार्ट ही कर रहे थे, हमें इतना कुछ पता नहीं था। तो वो हमें मोटिवेट करके गए। उसके बाद सर ने बोला कि कुछ भी अगर पर्सनल पूछना है, पर्सनली कोई बात करनी है, आपको कोई दिक्कत है तो आप पूछ लीजिए। तो मैंने उनसे पूछा था कि दीदी ऐसा फेस भी आएगा कि मैं डीमोटिवेट भी होंगी, क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि हमेशा मेरे मार्क्स अप ही रहेंगे, गिरते भी जाएंगे। तो मैंने उनसे पूछा कि इस चीज से कैसे बाहर निकलूंगी। तो उन्होंने मुझे एक ही लाइन बोली थी कि दोनों चीजें आती हैं, अच्छा वक्त भी आता है और बुरा वक्त भी आता है, बस ये चीज याद रखना, ना ही तो अच्छा वक्त ज्यादा देर टिकता है और ना ही बुरा वक्त टिकता है, दोनों चीजें निकल जाती हैं। फिर उन्होंने मुझे बोला कि बहुत बुरी चीजें हुई होंगी तुम्हारी लाइफ में इससे पहले भी, वो अब याद नहीं है ना, बस जब भी डाउन फेस आए तब याद रखना कि थोड़े दिन की बात है, ये वक्त भी निकल जाएगा। फिर जब भी सर मेरी लाइफ में मेरे मार्क्स कम आए, मैं डीमोटिवेट हुई, सर बहुत हुई थी, फिर मैंने उन्हीं की बात को याद रखा कि कोई बात नहीं है, थोड़े दिन की बात है, भूल जाऊंगी, नेक्स्ट माइनर में इंप्रूव करेंगे, नेक्स्ट माइनर में। तो फिर बस इसी चीज से सर मुझे मोटिवेशन मिलती रही और मैं कभी डिमोटिवेट नहीं हुई फिर। मुझे बहुत अच्छा लगा जान के सतनाम कि डॉक्टर पूजा मैम की एडवाइस ने आपको हमेशा मोटिवेटेड रखा। अब मुझे आप ये बताओ सतनाम कि प्रिपरेशन के दौरान मोटिवेटेड रहना ज्यादा जरूरी है कि मोमेंटम होना ज्यादा जरूरी? सर मोमेंटम और मोटिवेशन दोनों ही अपनी जगह जरूरी हैं, क्योंकि जैसे ही आप अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं तब से सबसे पहले मोटिवेशन ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि आप अपनी जर्नी स्टार्ट ही कर रहे होते हैं, वो फर्स्ट फेज होता है। और तब बच्चा ज्यादा डिमोटिवेट भी होता है, क्योंकि इतनी चीजों का पता नहीं होता और मार्क्स गिरते रहते हैं। तब मोटिवेशन बहुत अच्छा काम करता है। और फिर जैसे ही हमें थोड़ा प्रिपरेशन करते हुए टाइम हो जाता है, तब मोमेंटम काम में आता है, क्योंकि हमें रुकना नहीं होता, चलते रहना होता है, अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू रखते रहना होता है, क्योंकि उस टाइम पे हम रुक नहीं सकते। अगर हम चलते रहेंगे तो एक ना एक दिन सक्सेस हमें जरूर मिल जाएगी। सो मोटिवेशन एंड मोमेंटम दोनों के ही मिक्सचर से आप सक्सेस को अचीव कर सकते हैं। अब आप मुझे ये बताओ सतनाम कि किसी भी जर्नी को, मैंने सुना है और ऐसा सभी लोग जानते भी हैं, कि बिना डिसिप्लिन के अचीव नहीं किया जा सकता। जब तक आप एक डिसिप्लिन पर्सन नहीं है, नथिंग इज पॉसिबल फॉर यू टू अचीव। तो आपने ड्यूरिंग योर प्रिपरेशन किस तरीके से डिसिप्लिन अपने लाइफ में अचीव किया और आपको किसने मदद करी डिसिप्लिन रहने में? देखा जाए कि अगर आप किसी भी सक्सेसफुल पर्सन का इंटरव्यू सुनते हैं, जहाँ कोई भी इंजीनियर डॉक्टर हमारे कोचिंग में आते थे हमें मोटिवेट करने के लिए, तो वो एक ही चीज हमेशा कहते थे कि हमेशा डिसिप्लिन में ही रह के प्रिपरेशन करना। अगर आप डिसिप्लिन में रहते हो आपको सक्सेस डेफिनेटली मिलेगी ही मिलेगी। तो उनकी बात तो मेरे दिमाग में थी ही। और जैसे कभी ऐसा होता था कि मैं फोन का यूज नहीं करती थी ड्यूरिंग द प्रिपरेशन, मेरे पास था भी नहीं, बट ऐसा होता था कि मुझे क्रिकेट खेलने में थोड़ा ज्यादा इंटरेस्ट था। तो कभी कभी ऐसा होता था कि मैं खेलने में इतना मगन हो जाती थी कि मुझे टाइम का नहीं पता चलता था। तो फिर जो मेरे दीदी हैं वो मुझे बोलते थे कि ऐसे जही करेगी, ऐसे जही होगा। तो फिर उनकी जो बातें मुझे हिट करती थी, तो फिर वो चीजें मेरी लाइफ में डिसिप्लिन लेके आती थी। बार बार उनका मुझे ये बोलना कि अगर ऐसे करेगी तो नहीं हो पाएगा, है ना, ये नहीं करना, ये नहीं करना। तो उन सब चीजों ने मुझे बैलेंस करके रखा। और समय समय पर जो ग्लोबल स्टडी पॉइंट के टीचर्स थे जहां से मैंने कोचिंग ली, वो भी मुझे गाइड करते रहते थे कि डिस्ट्रैक्ट नहीं होना, अगर डिसिप्लिन में रहेगी तो ही सक्सेस मिल पाएगी। तो फिर इसी की वजह से मैं हमेशा डिसिप्लिन रही और सर कभी डिस्ट्रैक्ट नहीं हुई। डिसिप्लिन रहना काफी जरूरी है और यही किसी भी सफलता के लिए सबसे इम्पोर्टेंट की है। अब मैं आपसे सतनाम ये पूछना चाहूंगा कि इतना सारा जो सिलेबस आता है जेई में, पूरे 11th और पूरे 12th का आता है, जब बच्चे अक्सर 12th में उसको पढ़ते हैं, रिवाइज करते हैं, तो वो 11th से कनेक्टिविटी जो है उनकी ब्रेक हो जाती है और सारा कुछ लास्ट में रिवाइज करना, इकट्ठा रखना दिमाग में बहुत मुश्किल हो जाता है। आपने अपने प्रिपरेशन के दौरान इतना सारा रिविजन जो है वो कैसे किया और इतने सारे कॉन्सेप्ट्स को याद कैसे रखा? सर हमारा जो सिलेबस था वो 2 मंथ्स पहले ही कंप्लीट हो गया था, जनवरी अटेम्प्ट से। तो उसके बाद हमारी डायमंड टेस्ट सीरीज चलाई गई थी। उसमें ऐसा था कि 2-2 चैप्टर आते थे हर एक सब्जेक्ट के, तो उनपे अच्छे से कमांड हो जाती थी। 2-2 चैप्टर आते थे। तो फिर उसके बाद जो भी नोट्स प्रिपेयर किए हुए थे उनमें जो भी हाईलाइटेड चीजें थी, मैं बस उन्हीं का ही बार बार रिवीजन करती थी। और लास्ट का जो 1 वीक था वो मैंने ऐसे प्रिपेयर किया था कि हर एक चीज से गो थ्रू होना है। जो भी नोट्स हैं बस सिर्फ नोट्स पढ़ने हैं, क्योंकि 1 वीक पहले आपको फ्री कर देते हैं कि आप
अपना जो भी वीकनेस है, जो भी आपको फॉर्मूले याद नहीं है, उनका रिवीजन कर ले। तो फिर सर मैंने सोचा था कि 1 वीक रिवीजन को ही देना है। फिर मैंने बस 1 दिन पहले अपनी पूरी रिवीजन खत्म की थी और फिर देन मैं एग्जामिनेशन हॉल में गई थी। सतनाम, क्या आपने अपने प्रिपरेशन के टाइम पे स्मार्टफोन यूज किया था या उससे कोई लेक्चर्स देखे हों या डाउट सॉल्व किए हों? नहीं सर, मैंने स्मार्टफोन यूज नहीं किया। मेरे पास खुद का पर्सनल भी नहीं था और घर वाले देते नहीं थे क्योंकि पता था कि जेई की प्रिपरेशन चल रही है, डिस्ट्रैक्ट हो जाएगी। और रही बात की लेक्चर वगैरह की, डाउट वगैरह की, तो अगर बाय चांस कुछ रह गया है ना, कुछ समझ नहीं आया क्लास में, तो हमारे डाउट सेशन लगते रहते थे, तो कोई दिक्कत ही नहीं हुई कभी। ओके। ग्लोबल में सतनाम बहुत तरह तरह के टेस्ट होते हैं, माइनर टेस्ट होते हैं, एओटीएस होते हैं, डीटीएस होते हैं लास्ट के डेज में, और कहते हैं कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि टेस्ट देने के साथ ही साथ आप उसका एनालिसिस भी करें ताकि आपको आपके वीक पॉइंट्स पता चले। तो जब आपने टेस्ट दिए यहाँ पर, तो क्या आपने उनकी एनालिसिस करी, और अगर करी तो कैसे करी? सर स्टार्टिंग में जब हमारे माइनर टेस्ट हुए थे तो मैंने एनालिसिस नहीं किया था, जो मुझे मेरी सबसे बड़ी गलती लगती है। मैं सभी को यही बोलूंगी कि जो भी माइनर टेस्ट होता है, आपका मॉक टेस्ट होता है ना, उसको प्रॉपरली एनालिसिस किया करो। जो भी आपसे नहीं बना उसका डाउट लियो, नोट डाउन करो, क्योंकि उसी से आपके मार्क्स इंप्रूव होते हैं। और सर जब फिर 1-2 मंथ निकले, मेरे मार्क्स इंप्रूव नहीं हो रहे थे, तो फिर मैंने टीचर्स से डिस्कस किया, तो उन्होंने मुझे बोला कि आप माइनर एनालिसिस करते हो? तो मैंने बोला सर नहीं। फिर उन्होंने मुझे बोला था कि एनालिसिस किया करो, जो नहीं बना उसका डाउट लिया करो और पॉइंट नोट डाउन किया करो, है ना, कि ये गलती है, और अगले माइनर से पहले उस चीज को रिवाइज करके आया करो। फिर उसके बाद सर मैंने वही किया, सेम चीज। फिर जो लास्ट में हमारी जो डीटीएस हुई थी ना, डायमंड टेस्ट सीरीज, वो जैसे कि मैंने आपको बताया कि 2-2 चैप्टर की हुई थी सर, उसको मैंने बहुत सीरियसली लिया था। मतलब जो भी क्वेश्चन मेरे से नहीं बना, जैसे एग्जामिनेशन हॉल से बाहर निकली, क्योंकि तब तो सर डेली डेली होती थी वो, और इतना टाइम नहीं मिलता था कि पर्सनली बहुत टाइम के बाद पूछ लूं, मैं इतना टाइम था नहीं। तो जैसे एग्जामिनेशन हॉल से बाहर निकली, मुझे पता था कि किस क्वेश्चन को भी, कौन सा क्वेश्चन मेरे से बन सकता था। मैंने टाइम नहीं दिया, जब मेरे पास टाइम की कमी थी वो मैं नहीं पूछती थी, वो मैं घर पे जाके ट्राई कर लेती थी। बट जो मुझे लगता है कि मुझे कंसेप्ट ही नहीं पता, जो चीज मुझे टीचर्स, मतलब अलग वेराइटी का क्वेश्चन आगे मुझे टीचर से ही पूछना है, तो मैं वही एग्जामिनेशन हॉल से निकलते ही बाहर टीचर से पूछ लेती थी कि सर मुझे ये नहीं बना, मुझे ये बता दीजिए। फिर मैंने वो सारी गलतियां नोट डाउन करती गई, और सर एग्जाम से पहले मैंने 2 दिन पहले वो सब रिवाइज किया था कि ये गलतियां थी और ये फाइनल एग्जाम में नहीं दोहरानी दोबारा। तो जब आप प्रिपरेशन कर रहे हो, ये जरूरी हो जाता है कि आप अपनी जो गलतियां हैं वो एक जगह कहीं ना कहीं नोट करते रहो, क्योंकि उससे आपको लास्ट में बहुत ज्यादा फायदा मिलता है। सतनाम, जिस दिन आपका एग्जाम था, वो वाला डे बहुत ही स्पेशल होता है सबकी लाइफ में, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और उस दिन घबराहट का भी जो लेवल होता है वो नेक्स्ट लेवल होता है। उस दिन आपने अपने आप को कैसे काम रखा, कैसे अपने आप को, अपने माइंड को बैलेंस रखा, घबराए नहीं? इसके बारे में भी आप हमें बताइए, क्योंकि कुछ हमारे जो दर्शक हैं उनका एग्जाम आ रहा है, 1 महीने बाद ही उनका एग्जाम है, तो ये चीज उनके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी। सर ऐसा था कि एग्जाम वाले दिन मेरे साथ टीचर्स गए थे, और फिर जैसे ही हम, मेरा मॉर्निंग शिफ्ट का पेपर था, और जैसे ही एग्जामिनेशन हॉल में मैं पहुंची, 2-1 घंटे पहले पहुंच गई थी। बहुत नर्वस थी सर कि पता नहीं होगा कैसा जाएगा पेपर, क्या होगा, बहुत डर था। फिर जैसे ही मेरे एक टीचर हैं, उन्होंने मुझे एक बात बोली थी कि जितनी मेहनत कर सकती थी कर ली है ना, अब तेरे हाथ में कुछ नहीं है, जो भी होगा सब भगवान के हाथ पे छोड़ दे, कि हाँ जो करना है कर देना, कोई दिक्कत नहीं है। फिर उसके बाद जैसे ही मैंने अपना एग्जाम दिया, और ऐसा हुआ था कि मेरा आधे घंटे के एग्जाम में तो मेरा दिमाग चल ही नहीं रहा था, कुछ पता ही नहीं लग रहा था कि हो क्या रहा है, कुछ आ ही नहीं रहा था, समझ ही नहीं आ रहा था। फिर मुझे याद आया कि कोई बाहर टीचर्स खड़े हैं, है ना, वो मेरे से पूछेंगे कि कैसा गया, बहुत उम्मीद लगाए खड़े हैं। फिर मैंने खुद को समझाया, शांत किया, और देन फिर अपना पेपर कंटिन्यू किया। और सर ने मुझे एक बात बोली थी कि एग्जामिनेशन हॉल से बाहर निकलते ही तुझे रिग्रेट नहीं होना चाहिए कि तेरा एग्जाम अच्छा नहीं गया, तो और अच्छा कर सकती थी, बेस्ट दे के आना है जितना दे सकती है। फिर सर मैंने अपनी बहुत फोकसली अपना पेपर दिया, और भगवान की कृपा से मेरा पेपर अच्छा गया। बहुत मेच्योरिटी से आपने अपने आप को हैंडल किया, एंड आपने अपने टीचर्स के एडवाइजेस फॉलो करी। मुझे सुनकर ये भी बहुत अच्छा लगा सतनाम, जिसकी वजह से आपका फाइनली एग्जाम अच्छा हुआ। सतनाम, अब मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि जो बच्चे जेईई मेंस की तैयारी कर रहे हैं, क्या इसमें कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स आप उन्हें बताओगे जिस पर उनको ज्यादा ध्यान देना चाहिए,
या कुछ ऐसी चीजें जो कि वो छोड़ रहे हों, या ऐसे टॉपिक्स जिनको वो बिल्कुल छोड़ कर ना जाएं क्योंकि वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से? देखिए ऐसा है सर कि मेंस में तो आप कुछ भी नहीं छोड़ के जा सकते है ना, सारा ही पढ़ के जाना पड़ता है। एडवांस में होता है कि सिलेक्टिव टॉपिक कर जाओ आपका हो जाएगा, मेंस में सारा ही पढ़ के जाना पड़ता है। बट कुछ जैसे हाई वेटेज चैप्टर हो गए, इंटीग्रेशन हो गया मैथ्स में, उससे क्वेश्चन आता ही आता है, और सीक्वेंस एंड सीरीज हो गई और प्रोबेबिलिटी, पीएनसी, इनसे तो डेफिनेटली क्वेश्चन आते ही आते हैं, ये तो छोड़ने वाले है नहीं। हार्ड होते हैं, स्टार्टिंग में नहीं आते, बट जब अच्छी कमांड हो जाती है तो आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं रुकता। और फिर जैसे कि देख लीजिए सेट से, वहीं से भी क्वेश्चन आने लगे, बहुत ईजी है बट हाँ बच्चे कई बार स्किप कर जाते हैं कि कौन से क्वेश्चन आ रहा है, पर आने लग गया है क्वेश्चन। और केमिस्ट्री का देखिए कि इनऑर्गेनिक, वो तो सिर्फ रटने वाली है ना, सुबह उठ के थोड़ा सा टाइम दे दो हो जाएगी। कंटिन्यूसली डेली डेली आधा आधा घंटा सुबह अगर आप दोगे पूरा आपका 1 साल, तो आपकी इनऑर्गेनिक बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगी। और इनऑर्गेनिक से क्वेश्चन आते ही आते हैं। और ऑर्गेनिक आपको बस बेसिक चीजें पता होनी चाहिए, ऑर्गेनिक की क्वेश्चन कैसा भी आ जाए आप एडवांस लेवल तक का भी बना पाओगे। और उसमें देखा जाए फिजिक्स में सर, अगर कि जैसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया वाला चैप्टर हो गया, फ्लूइड हो गया, और आजकल तो यूनिट एंड डायमेंशन से भी क्वेश्चन आ रहा है। छोड़ के जाने वाला तो मेंस में कुछ नहीं होता सर। हाँ ऐसा होता है कि कुछ चीजें आपकी ज्यादा स्ट्रांग कर लीजिए जो हाई वेटेज हैं, और जो कम वेटेज रख रही हैं उनको बस एक बार पढ़ के जरूर जाए कि अगर हाँ इजी सा क्वेश्चन आता है तो आपका वो भी ना छूटे। सतनाम, आपने बहुत अच्छे से बताया, आप अपने टाइम को मैनेज करते थे। लेकिन हर एक का कोई ना कोई फेवरेट सब्जेक्ट होता है। मैं चाहता हूँ हमारे दर्शकों को ये बताओ कि आपका कौन सा फेवरेट सब्जेक्ट था प्रिपरेशन के टाइम पर, और क्यों था? सर मेरा स्टार्टिंग से ही फेवरेट सब्जेक्ट मैथ ही रहा है। 10th में मुझे एक बहुत अच्छे टीचर मिले जिन्होंने हमें मैथ्स करवाया था, तो सबसे पहले मुझे मैथ तब पसंद आया था। और फिर उसके बाद +1 में हमें जो सर पढ़ाते थे वो भी बहुत अच्छा पढ़ाते थे, और जब जेई की कोचिंग में आए वो तो बहुत अच्छा पढ़ाते थे। तो फिर वैसे जनरली बच्चों को मैथ्स टफ लगता है, वो सिलेक्टिव टॉपिक ही करके जाते हैं मैथ्स के, बट मेरा ऐसा नहीं था। मैंने मैथ्स को इन डेप्थ पढ़ा था, क्योंकि जो हमारे कोचिंग के टीचर थे वो बहुत अच्छे से मैथ्स करवाते थे, तो इसलिए मेरा मैथ्स में इंटरेस्ट था। ओके सतनाम, सतनाम मुझे ये बताओ, मैंने ये सुना है जेई के टीचर्स से कि जेई के प्रिपरेशन के दौरान पीवाईक्यूज करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, वो बहुत हेल्पफुल होते हैं आपके एग्जाम में। तो आप मुझे ये बताओ कि आपने क्या पीवाईक्यू सॉल्व करे थे अपने प्रिपरेशन के दौरान, और कितने पीवाईक्यूज लगभग हर एक इंसान को करने चाहिए जो प्रिपरेशन कर रहा है? सर देखिए, जो भी आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हैं, जहाँ अब देख लीजिए कि हम कॉलेज में भी एग्जाम देते हैं, तो हमें यही प्रेफर किया जाता है कि पीवाईक्यू तो एटलीस्ट करके ही जाओ। और जेई में तो बहुत अच्छा रोल प्ले करते हैं पीवाईक्यू। जैसे कि मैंने तीनों सब्जेक्ट के पीवाईक्यू लगाए थे, और देखा जाए बहुत अच्छी वेटेज रखते हैं पीवाईक्यू। ऐसा हो सकता है कि हाँ कभी कभी तो सेम एज इट इज क्वेश्चन आ जाता है, और कभी कभी हो जाता है सब कुछ सेम होगा, बस वैल्यू चेंज होगी। तो पीवाईक्यू तो आपको करने ही पड़ेंगे। हाँ कभी ऐसा हो सकता है कि आपके पास टाइम ज्यादा नहीं है, आप सारे नहीं कर सकते, तो उस टॉपिक के में 5-5 6-6 पीवाईक्यू तो एटलीस्ट आपके होने ही चाहिए, क्योंकि आपको पता चल जाता है कि किस वैरायटी के क्वेश्चंस आ रहे हैं और हमें कैसी अप्रोच लगानी है उन क्वेश्चंस पे। सतनाम, हमारे व्यूअर्स जो अगले मंथ जेई का एग्जाम देने जा रहे हैं, मैं चाहता हूँ उनको एडवाइस करें कि किस तरीके से उनको अपने लास्ट के डेज में पढ़ाई करनी चाहिए और किन बातों का स्पेशली ध्यान रखना चाहिए। सर ग्लोबल स्टडी पॉइंट में लास्ट के मंथ में डायमंड टेस्ट सीरीज स्टार्ट की गई थी, तो अपनी रिवीजन मैंने उसी से की थी। और ऐसा होता था कि एक टेस्ट स्कूल में दिया इंस्टीट्यूट में, और दूसरा फिर मैं अपने घर पे करके देखती थी, जैसे टाइमर लगा के 3 घंटे का। फिर उससे पता लग जाता था कि हाँ इंस्टीट्यूट में देती हूँ तो प्रेशर होता है, घर पे रिलैक्स माइंड में देती हूँ कि मार्क्स का डिफरेंस पड़ रहा है या नहीं पड़ रहा, क्योंकि एग्जामिनेशन हॉल में तो इससे भी ज्यादा प्रेशर रहेगा। और फिर उसी को मैं एनालिसिस करती थी। मैं सभी को यही सजेस्ट करूंगी कि आप अगर एक टेस्ट अपने इंस्टीट्यूट में दे रहे हो तो दूसरा अपने घर पे जरूर दो, क्योंकि आपको पता लगता रहता है कि हाँ आप वहां पे प्रेशर में क्या गलतियां कर रहे हो, रिलैक्स होके वो नहीं कर रहे, कितना डिफरेंस आपके मार्क्स में आ रहा है। और दूसरी चीज सर ये थी कि जैसे ही मेरा एग्जाम हो गया मतलब इंस्टीट्यूट में, तो फिर उसके बाद आके मैं अपनी गलतियां नोट डाउन करती रहती थी। और सर ग्लोबल स्टडी पॉइंट में ऐसा हुआ था कि जो लास्ट में हमारी डायमंड टेस्ट सीरीज चली थी ना डीटीएस, वो ऑनलाइन ही ली गई थी, और उससे मुझे ये फायदा हुआ कि जो फाइनल एग्जाम होता है ना अपना, वो भी ऑनलाइन होता है। तो मन में जो घबराहट होती है कि हाँ वो फर्स्ट टाइम ऑनलाइन देंगे, कैसा सिस्टम होगा, उस चीजों से आप पहले ही गो थ्रू हो चुके होते हैं। मैं अपने सभी व्यूअर्स को यही सजेस्ट करूंगी कि जो भी आप जब मेंस में जाने वाले हो 1 मंथ पहले,
तो एटलीस्ट 1 मंथ पहले तो एग्जाम ऑनलाइन देने ही स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि आपको पता लग जाता है कि ऑनलाइन में आपको कैसे स्पीड मेंटेन करनी है, क्योंकि जो टाइमर होता है वो साथ के साथ दिखता रहता है, और फिर वो और ज्यादा घबराहट होती है कि 1 घंटा निकल गया कुछ भी नहीं किया, 2 घंटे निकल गए, तो आप पहले से ही उस चीज के हैप्चुअल हो चुके होते हैं, खुद के माइंड पे कंट्रोल करना सीख जाते हो आपकी कैसे करना है। सतनाम, जैसे कि आपने बताया आपने ऑनलाइन और ऑफलाइन मोड दोनों में ही एग्जाम प्रैक्टिस करी है। इस समय हमारे बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो हैं इंडिया में वो ऑनलाइन मोड में हो रहे हैं, कुछ ऐसे भी हैं भी जो ऑफलाइन मोड में होते हैं। अकॉर्डिंग टू यू दोनों में से कौन सा मोड है जो ज्यादा बेटर है? सर मुझे तो ऑनलाइन मोड ही ज्यादा स्टेबल लगता है, क्योंकि जैसे आप ऑनलाइन पेपर देते हैं तो उसमें साथ के साथ टाइमर चलता रहता है, और अपने को पता चलता रहता है कि हाँ कितना टाइम बचा है और कितनी अपनी स्पीड मेंटेन करके रखनी है, और सभी को प्रॉपर टाइम मिलता है। और जैसे बाय चांस आपका पीसी शटडाउन हो गया या कोई भी दिक्कत आ गई, तो वो सेम टाइम से ही स्टार्ट होगा, सभी को इक्वल ही टाइम मिलेगा, कोई भी दिक्कत नहीं आती बीच में। और जैसे ही आप अपना पेपर अटेम्प्ट करके खत्म होता है आपका टाइम, तो आपको पता लग जाता है कि हाँ इतने अटेम्प्ट हो गए हैं, ये सब किया है, और इतने मैंने छोड़ दिए हैं, इतने मैंने रीड आउट करके छोड़े, हर एक चीज दिखती रहती है। तो मुझे तो ऑनलाइन वाला ज्यादा स्टेबल लग रहा है। सतनाम, आपने काफी सारी इंपॉर्टेंट बातें आज हमारे साथ शेयर करी। एक और चीज मैं आपसे सतनाम पूछना चाहूंगा कि ड्यूरिंग द जेई प्रिपरेशन या नीट प्रिपरेशन कोई एक ऐसी एडवाइस बताइए जिसका बच्चों को बहुत जरूरी ध्यान देना चाहिए, जो कि आपके फील होता है कि आपके प्रिपरेशन के टाइम पर उसने काफी ज्यादा रोल निभाया है। सर मेन पॉइंट यही है कि जैसे आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हो, जैसे कि जेई नीट का हो गया है ना, तो इसमें आपको नेगेटिव नहीं करने होते, बहुत कम 1-2 ही करने होते हैं, और मेरे नेगेटिव बहुत ज्यादा होते थे। और मैं इसी चीज का सभी को बोलूंगी कि नेगेटिव तो करने ही नहीं है, बिल्कुल भी नहीं आता टच मत करो, छोड़ दो, नेगेटिव पे ही काम करना है। और सेकंड थिंग, जैसे आपने पूछा कि मैं कोई एडवाइस दूं व्यूअर्स को, तो मैं यही एडवाइस देना चाहूंगी कि कभी कभी प्रॉब्लम बहुत छोटी होती है, आप उसी प्रॉब्लम को सोचते रहते हो, बोलते रहते हो कि ये दिक्कत है ये दिक्कत है, उस प्रॉब्लम को बहुत बड़ा कर लेते हो। इससे अच्छा सोल्यूशन ढूंढने की कोशिश किया करो ना, कभी भी प्रॉब्लम्स को लेके नहीं बैठना, हाँ ये हो गया कोई बात नहीं, लेट इट गो, जाने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, हो गया, सोल्यूशन ढूंढो उस चीज का। बस मैं यही बोलना चाहूंगी कि नेगेटिव कम से कम करो और हमेशा पॉजिटिव रहो, क्योंकि अगर आप पॉजिटिव रहोगे, आपके आसपास के लोग पॉजिटिव रहेंगे, आपका एनवायरनमेंट पॉजिटिव रहेगा, और सब आपके साथ अच्छा ही होगा। बहुत खूब बताया सतनाम ने ये बात कि सतनाम ने प्रॉब्लम्स पर फोकस ना करते हुए उनके सॉल्यूशंस पर फोकस किया। अक्सर हम अपनी आम लाइफ में देखते हैं कि हम जो हमारे अराउंड प्रॉब्लम्स होती हैं हम उन पर ज़्यादा रोने लगते हैं, लेकिन हमें उन पर ज़्यादा नहीं ध्यान देना चाहिए, रादर देन हमें उनके सॉल्यूशंस को निकालना चाहिए, क्योंकि उसी से हमारी ग्रोथ होगी। बहुत बहुत धन्यवाद सतनाम, हमारे शो में आने के लिए, हमारे चैनल पर आकर के इतनी ज़रूरी बातें साझा करने के लिए। दर्शकों, जो आपने बातें सतनाम से सुनी हैं, मैं चाहता हूं कि आप उनका ज़रूर ध्यान रखें, अपने प्रिपरेशन के टाइम पर उन चीज़ों को फॉलो करें, क्योंकि उससे आपको अवश्य सफलता मिलेगी। सतनाम, एक बार तहे दिल से आपका दोबारा धन्यवाद ग्लोबल स्टडी पॉइंट चैनल पर आने के लिए, और ग्लोबल स्टडी पॉइंट परिवार की तरफ से आपको बहुत बहुत आपके उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं, एवं हम आशा करते हैं कि आप इससे भी बड़े संस्थानों में जाओ और नाम कमाओ और गुरुजनों का नाम रोशन करो और अपने जीवन में अपने हर एक लक्ष्य को प्राप्त कर सको। थैंक यू सतनाम, एंड थैंक यू एवरीवन। थैंक यू।